हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर मोनिका मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे जूलॉजी का नेक्स्ट लेसन जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। तो सबसे पहले बताओ बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे। बहुत बढ़िया चल रही होगी तुम्हारी पढ़ाई, है ना। पढ़ाई करना इज दी ओनली वे टू सक्सेस। अभी पढ़ाई करते रहो सारे बच्चे, ठीक है बच्चों। तो आज अपन करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, शुरू करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हम जो पढ़ने वाले टॉपिक्स हैं वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटेजी। ये पोर्शन काफी थ्योरेटिकल है, कुछ माइनर सी चीजें जो इसके अंदर आपको पढ़नी है। तो थ्योरेटिकल थोड़ी सी आज देश की, आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बातें भी करेंगे, है ना। फिर हम बात करेंगे पॉपुलेशन एक्सपोजर एक्सप्लोजन की, कि भी इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है। फिर हम बात करेंगे एमटीपी के बारे में कि ये क्या होता है। फिर हम बात करेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज के बारे में। फिर हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, ठीक है। तो ये सारे आज के हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। तो सबसे पहले चलो हम शुरू करते हैं किसके साथ? हम शुरू करते हैं फैमिली प्लानिंग के साथ, यानी इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। तो बेटा हुआ ये था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है WHO, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है। WHO ने ये कहा कि भाई जो एक इंसान होता है उसको हेल्दी हम कब कहते हैं? हेल्दी हम उसे तब कहते हैं जब वो फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से, बिहेवियरली, सोशली, हर तरीके से वेलबींग होता है, तो हम उसे हेल्दी कह देते हैं। उसमें उन्होंने एक टर्म यूज करा जब डेफिनेशन दी, रिप्रोडक्टिवली। रिप्रोडक्टिवली मतलब कोई भी हेल्दी पर्सन जो है वो रिप्रोडक्टिवली भी हेल्दी होना चाहिए। अब ये रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने का मतलब यहाँ पर क्या था? इनका कहने का मतलब था कि पहली चीज, उसको किसी तरीके का कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। कोई सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मीन्स मान लीजिए जेंडर की बात कर ले तो भाई मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर्स है, इंटरजेंडर्स है, तो इस तरीके का सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वो अपनी ही बॉडी के अंदर कंफर्टेबल महसूस करे। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे ये इश्यूज होते हैं कि हमने अपना जेंडर चेंज कराया, या हम अपने जो जेंडर, सेम जेंडर के साथ हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये अवेयरनेस जो है, ये WHO ने कहा कि वे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन के अंदर आती है। इफ समवन इज कंफर्टेबल विद देयर बॉडी मींस दे आर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। तो एक वेलबींग इंसान के लिए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना जरूरी है। WHO ने कहा कि भाई देखिए यहाँ पर फैमिली प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। तो फैमिली प्लानिंग बेटा क्या होती है और इसको कब इनिशिएट किया गया था, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग जो थी वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी 1951 के अंदर, और इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने स्टार्ट किया था फैमिली प्लानिंग। हमने कहा था दुनिया को कि भाई देखो फैमिली प्लानिंग करनी जरूरी होती है। तो हमसे पूछा गया फैमिली प्लानिंग के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या चीज होती है जो इसके अंदर आती है। तो हमने कहा फैमिली प्लानिंग के अंदर आता है RCH, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर। मतलब हमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो बच्चे का बर्थ हो, बर्थ से पहले की केयर हो, बर्थ के बाद की केयर हो, बच्चे को सही न्यूट्रिशन मिलना, माँ को सही न्यूट्रिशन मिलना, बच्चे की केयर करना, कितने बच्चे होंगे, ये सारी चीजें RCH के अंदर यानी फैमिली प्लानिंग के अंदर आती है, जो कि 1951 के अंदर इंडिया ने स्टार्ट की थी। एंड इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट फैमिली प्लानिंग, ठीक है बेटा जी। तो जब ये फैमिली प्लानिंग की बात होती है तो हम ऑफकोर्स ये बात करते हैं कि भाई जो बच्चे होते हैं, कई बार क्या होता है बेटा, अगर आप आज से देखिए, आप तो आजकल की जनरेशन है, आप अगर आज से 10 साल 15 साल पीछे जाए, स्पेसिफिकली 10 साल भी जाए, तो आपको दिखेगा कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते थे, ऐसी मदर होती थी जो बच्चे को जन्म देते ही मर जाती थी, बच्चा मर जाता था। इसलिए आपने पिक्चरों में बहुत देखा होगा ये चीज कि हम किसी एक को ही बचा सकते हैं, या तो मदर को या फिर बच्चे को। होता था या नहीं होता था? होता है ना बेटा ऐसा। लेकिन अब ये चीजें नहीं है, ये चीजें इंप्रूव कर दी गई, क्योंकि फैमिली प्लानिंग के अंडर में ही आती है कि हमें ये चीज देखनी है कि भाई प्रॉपर हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएं, हम सही ऑर्गेनाइजेशंस रखें, हॉस्पिटल्स अच्छे रखें, हॉस्पिटल्स में रहने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो वेल एजुकेटेड हो, वेल ट्रेन्ड हो, ताकि वो इन चीजों को समझ सकें, लोगों को एजुकेट करें, है ना, ताकि वो इधर उधर ना जाए भाई, किसी लोकल जो होते हैं ना, ऐसे झोला छाप टाइप जो लोग होते हैं उनके पास ना जाए, उनके पास जाके सलाह ना ले।
तो ये सारी चीजों का अवेयरनेस सब कुछ बेटा फैमिली प्लानिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। देन उसके बाद बहुत सारी चीजें यहाँ पर और निकल कर आई कि देखिए हमें जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम था, इसके अंदर हमें ये भी बताना था कि जो पेशेंट हो उसको एसटीडीज के बारे में जरूर बताया जाए कि सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज जो होती है वो क्या क्या डिजीज होती है उनके बारे में जरूर बताया जाए। इसके अलावा उनको अवेयरनेस दी जाए अबाउट दी फैमिली प्लानिंग्स। एंड इसी के अंदर एक टेक्निक आती है विच इज कॉल्ड अमाइनोसेंटेसिस। अमाइनोसेंटेसिस जैसी एक टेक्निक थी जिसके बारे में अवेयरनेस और इसके जो मिथ थे या इसको जिस तरीके से इलीगली यूज किया जाता था उसको हटाया गया, ठीक है, तो उसको बैन किया गया। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीजेस, ठीक है। इन सब के बारे में अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। देन होता है अमाइनोसेंटेसिस। अमाइनोसेंटेसिस क्या होता है बेटा, समझेंगे यहाँ पे। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम बार बॉडी कैलकुलेट करते हैं। बार बॉडी क्या होती है, बार बॉडी का मतलब होता है एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। इसे नीट में क्वेश्चन भी आता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम को बार बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर एक फीमेल है उसका जो नंबर है वो है एक्स एक्स, है ना, तो ये एक्स एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर बार बॉडी जो है वो कितनी होगी, एक, ठीक है। अगर आ जाएगा एक्स जीरो तो यहाँ पर बार बॉडी कितनी होगी, क्योंकि एक एक्स नॉर्मल होता है, इसके अलावा जो एक्स होगा वो नॉर्मल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल को रिप्रेजेंट, मान लीजिए एक्स वाई है, नॉट एक्स ओ, एक्स वाई रखेंगे, मेल है ना। तो यहाँ पर एक एक्स है, एक एक्स नॉर्मल होता है, तो यहाँ पर दूसरा कोई भी एक्स नहीं है, इसलिए जीरो हो जाएगा। इस केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो बार बॉडी कितनी हो जाएंगे, टू हो जाएंगी, ठीक है, बार बॉडी हो जाएंगे टू सुपर फीमेल के अंदर। तो यानी बार बॉडी कैलकुलेट करके हम अमाइनोसेंटेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे कई लोग इसका यूज करते थे इन द सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस, कि भैया बच्चे का जो सेक्स है वो क्या होगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस में इसको यूज किया जाता था, जिसकी वजह से फीमेल फोर्टिसाइड बढ़ गया था। फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब, अच्छा जी लड़की है मार दो, नहीं चाहिए, अबॉर्ट कर दो, एमटीपी कर दो, मार दो, घर में कुछ ऐसा खिला दो जिससे वो मर जाए, लड़की नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो सेक्स डिटर्मिनेशन को इलीगली यूज किया जाता था। लेकिन इस प्रोसेस को, जिसको हम अमाइनोसेंटेसिस कहते हैं, अमाइनोसेंटेसिस कहते हैं बेटा, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन ही नहीं होता, इससे आप क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज चेक कर सकते हो, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है बेटा जी। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है बच्चे को, है ना, अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, कोई ऐसा डिसऑर्डर हो जाए बेटा, मान लो जिससे आपको पता हो कि बच्चे की जो लाइफ है वो आगे जाके पूरी तरीके से खराब होने वाली है। बच्चा अगर पैदा हो भी गया तो अपने पैरों पे नहीं चल पाएगा, बच्चा अगर पैदा हो भी गया तो वो किसी जीन के लॉस से पैदा होगा, तो उसके अंदर कोई इनबॉर्न डिजीज हो सकती है, तो कुछ भी सोन अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो उस केस के अंदर यस यू कैन ऑफ कोर्स गो फॉर द एबॉर्शन। आप बच्चे को लीगली एमटीपी करा सकते हो। अभी हम पढ़ेंगे, एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आप जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो जब हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन किस केस के अंदर, नॉट इन सेक्स डिटर्मिनेशन के केस के अंदर, सेक्स डिटर्मिनेशन में बिल्कुल नहीं करना है। हम कब करेंगे, ऐसा लोग करते थे पहले के टाइम पे, हम क्रोमोसोमल और जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज पे, डिसऑर्डर्स पे करेंगे विच कैन नॉट बी करेक्टेड, और जिससे बच्चे की लाइफ को थ्रेटन हो सकता है, नुकसान हो सकता है। उस केस के अंदर ऑफ कोर्स हम अमाइनोसेंटेसिस करके बच्चे को टर्मिनेट करा सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं, ठीक है। ये चीजें जो थी निकल के सामने आई थी, जिससे हमें पता चला। तो यहाँ पर जब इन सारी चीजों की बात हुई बेटा, तो और चीजें निकल के सामने आई। ये तो हो गए थ्योरी पोर्शन है ना। फिर अगर हम बात करें पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की, ओके, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो थी आपकी वो स्टेबलाइज होनी शुरू हो
गई थी, मींस पॉपुलेशन अब ना तो कम हो रही है और ना ही ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन स्टेबल हो गई है। तो ऐसा क्या हुआ था, है ना, इनके बारे में बात करेंगे। तो बेटा इसके अंदर था, सबसे पहले देखो, अगर हम अपने देश के, हम देखिए हम सब चाहते हैं कि हम डेवलप कंट्री बन जाए, हम सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हो, अच्छे डॉक्टर्स हो, अच्छी फैसिलिटीज हो, राइट, हम चाहते हैं। अगर बेटा ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं हम डेथ रेट को रोकेंगे। जो लोग मर रहे हैं, जो लोग पहले बिना इलाज के मर जाते थे, दवाइयां नहीं मिलती थी, सही फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, हॉस्पिटल पहुंच भी गए किसी तरीके से तो बेड नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, एम्बुलेंस नहीं मिली, मर जाते थे, सही टाइम पे इलाज ना मिलने से मर जाते थे। अगर इन सारी कंडीशन को अपन सही कर दे, पूरे तरीके से सही कर दे, है ना, तो लोग यार कम मरेंगे, नहीं मरेंगे, कम मरेंगे। अब लोग अगर कम मरेंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी ना, है ना, तो यहाँ पर हमें इसी चीज को ध्यान रखना है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे, दैट इज अ रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। अब बेटा डेथ इतनी जल्दी नहीं होती है, डेथ रेट, ठीक है। तो भाई क्या लिखा आपने, रैपिड, बहुत तेजी से डेथ रेट जो था वो धीरे 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 कम होना शुरू हो गया, ये एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा कारण था रैपिड डिक्लाइन इन एमएमआर। एमएमआर का मतलब क्या होता है, मोर्टालिटी रेट। मोर्टालिटी रेट का क्या होता है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट। तो मैटरनल बेटा मदर के लिए वर्ड यूज करते हैं, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा समझ आ रहा है ना, लिखा हुआ दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। तो बेटा मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो था उसकी वजह से बहुत ज्यादा, अब जो पहले क्या होता था, मदर ने भी बच्चे को जन्म दिया तो वो मर जाती थी कई केस में, अब मदर भैया मर नहीं रही है, बच्चा भी सही है, मदर भी सही है, तो इसीलिए मैटरनल मोर्टालिटी रेट जब धीरे धीरे कम होने लगा तो उससे भी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। तीसरा कारण तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है, तीसरा कारण होता है बेटा डिक्लाइन इन दी IMR, क्योंकि मदर बच रही है तो बच्चा भी तो बच रहा है, तो रैपिड डिक्लाइन इन IMR। IMR यहाँ पर स्टैंड फॉर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। यानी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बेटा किस चीज को कहते हैं, कि जो बच्चा है, अब वो बच्चा जब पैदा हुआ तो सही प्रॉपर हमारे पास इन्फेंट के लिए ICU है, सारे इक्विपमेंट्स हैं, उनके लिए हमारे पास जितनी भी चीजें लगती हैं वो सारी चीजें पोस्ट नेटल केयर के लिए, तो इसका मतलब बच्चों को अपन बचा सकते हैं तो अपन बचा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, देखो यार लॉजिकल सेंसिबल बात है ना। तो 3 कारण तो ये हो गए। चौथा कारण जो होता है वो होता है नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव पीपल बढ़ना, तो इस बार आ जाएगा इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव पीपल। अब जो रिप्रोड्यूस करने वाले लोग हैं उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन कभी भी बेटा कंट्रोल नहीं हो पाएगी। दिस इज द रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। किस चीज का कारण है बेटा, एक्सप्लोजन का कारण है। अब क्यों बढ़ रहा है इतना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, पॉपुलेशन आज की डेट में इतनी क्यों बढ़ रही है, तो आप लिखोगे ड्यू टू द ग्रेट फैसिलिटीज ऑफ मेडिकल, और बहुत अच्छे डॉक्टर होने की वजह से, बहुत अच्छी सुविधाएं होने की वजह से, ये तीनों चीजें, चारों चीजें इंपैक्ट हुई है, which increases or explode, which increases लिखेंगे, population on great extent। बहुत तेजी से इन्होंने क्या किया बेटा, पॉपुलेशन को बढ़ा दिया।
तो यहाँ पे इस तरीके से लिख के आप अपना आंसर भी कंप्लीट कर सकते हो जब ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन था। अब चलो आगे आते हैं, आगे हमसे क्या कहा जा रहा है। अच्छा, अब जब बेटा पॉपुलेशन बढ़ी, हमको पता चल गया पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो जब पॉपुलेशन बढ़ी तो हमारे दिमाग में आया भैया कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि यार क्यों ना हम बर्थ कंट्रोल पे काम करें। अभी देखिए आगे मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है, बट बिफोर गोइंग टू फ्लो चार्ट वी शुड नो कि हमने ये क्यों करा और इसकी जरूरत क्या थी। तो हम इसके बाद आए बेटा बर्थ कंट्रोल मेथड पे। तो बर्थ कंट्रोल मेथड की आप जन्म को रोकते हैं, लेकिन अगर देखो प्रेगनेंसी हो चुकी है ना, बच्चा जन्म लेने वाला है, तब उसको रोकना इज नॉट फेयर भाई, उसके लिए आपको अबॉर्ट कराना पड़ेगा, जो इथिकली गलत है, इमोशनली गलत है, रिलीजियसली भी कई जगह गलत है, तो अपन वो नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर पॉइंट आया कि यार करें क्या, क्या करें, कैसे रोकें। तो हमने ये सोचा क्यों ना ऐसे लोग जो रिप्रोडक्टिव स्टेज पे होते हैं उन्हीं के अंदर कुछ इस तरीके की चीजें इंट्रोड्यूस कर दी जाए, या उन्हें इस तरीके से एजुकेट किया जाए कि भाई आप पॉपुलेशन को ज्यादा मत बढ़ाओ। तो पॉपुलेशन को ज्यादा ना बढ़ाने के लिए कई नारे भी लगे, जिसके अंदर नारे थे हम दो हमारे दो। तो ये जो नारा था ये गवर्नमेंट ने लगाया था, जिसमें कहा जाता है हम दो हमारे दो। मीन्स अगर जितने लोग हैं, देखो समझना इस बात को कैसे, मान लीजिए दो पेरेंट है, एक मेल है और एक फीमेल है। अगर ये मेल और फीमेल के दो बच्चे होते हैं, ठीक है, एक और दो, ठीक है बेटा, तो जब ये दोनों मर जाएंगे तो इनकी फैमिली में ये दोनों लोग रहेंगे, यानी जितना नंबर पहली जनरेशन में था, कितना था बेटा 2, उतना ही अभी भी है, दैट इज 2, ठीक है। तो अगर इस तरीके से चलेंगे तो पॉपुलेशन कैसे रहेगी, स्टेबलाइज रहेगी, और जब पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, स्टेबलाइज रहेगी, तो आपको पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे जिन्हें आप यूज कर सकते हो। जैसे फॉर दैट एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकता है शायद तुम्हारे दिल को छू जाए। आज के डेट में नीट का पेपर 18 लाख बच्चा देता है, 18 लाख स्टूडेंट बेटा पेपर देता है, और पूरे साल में हार्डली, मैं अगर बात करूं प्राइवेट कॉलेज से भी, हर तरीके से भी, तो भी बेटा 80,000 से 90,000 बच्चा ही पास आउट होता है, ठीक है। इसका एमसीआई रेशियो अलग है। अगर मैं एमसीआई की बात करूं तो एमसीआई के अकॉर्डिंग तो 12 लाख से ऊपर लोग होते हैं जो हर साल डॉक्टर बनते हैं, क्योंकि कुछ लोग बाहर से जो पढ़ाई करके आते हैं वो इंडिया में आते हैं, सेटल होते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं। तो एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया तो 12 लाख लोगों को हर साल डॉक्टर बनाता है। लेकिन अगर एग्जाम से देखा जाए, जो लोग फेल नहीं हो रहे हैं, सब कुछ मिलाकर, तो सिर्फ इतने बच्चे डॉक्टर बन गए। अब 18 लाख में ये कोई रेशियो है? ये तो कुछ भी नहीं है, 0.8 0.9 के अराउंड रेशियो है। तो बाकी लोगों का क्या, बाकी लोग क्या करेंगे? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये क्यों हो रहा है, इतना कंपटीशन क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिसोर्सेज क्या रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे। आप एक एक्सटेंड तक ही तो बेटा रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हो, ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो क्या रहेगा, कंपटीशन बढ़ जाता है। तो अगर पॉपुलेशन स्टेबल होगी तो हमें इस तरीके के प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग भी थे जो अर्बन एरियाज में रहते थे, उन्होंने नॉर्म जो फॉलो किया वो नॉर्म था 1 चाइल्ड नॉर्म। उन्होंने कहा यार हमको 2 बच्चा भी नहीं चाहिए, हम 1 बच्चे में खुश है। 1 चाइल्ड नॉर्म आ गया था। ये जो 1 चाइल्ड नॉर्म था, इसके अंदर सिर्फ एक ही बच्चा होता है, लेकिन ये ज्यादा टाइम अपन इसको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन में चली जाएगी। पहले की जनरेशन में 2 थे, अब 1 ही रह गया बेटा, तो क्या होगा, धीरे धीरे कई सालों बाद डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि चाइना ने पहले फॉलो करा था, फिर उन्होंने अब उसको हटा दिया क्योंकि उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन में जाती है। जापान की पॉपुलेशन डिक्लाइन में जा रही है, रशिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन में जा रही है। तो ये सारी है, जो अगर आप बात करो अमेरिका की भी, तो इन लोगों की पॉपुलेशन डिक्लाइन में जा रही है, इसलिए अमेरिका ने एमटीपी तक बैन कर दिया है। अगर वहां पर कोई प्रेग्नेंट है, कोई बच्चा अगर किसी को हो गया है, हो रहा है, मतलब प्रेग्नेंट हो चुका है, कंसीव कर चुका है, तो वो अबॉर्ट नहीं करा सकता, किसी हालत में नहीं करा सकता, क्योंकि पॉपुलेशन डिक्लाइन जा रही है ना। लेकिन इंडिया की कैसे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। चलो बेटा, तो यहाँ पे फिर हमने कहा चलो यार बर्थ कंट्रोल के कुछ मेजर्स किए जाए, बर्थ कंट्रोल किसी तरीके से किया जाए। ओह, ये थोड़ा सा ज्यादा छोटा है, बट कोई बात नहीं, हमें इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, ये आपके नोट्स की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, बस इसलिए हमने डाला, और हमारा कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। अब बेटा बर्थ कंट्रोल के लिए हमने कुछ मेथड्स बनाए। तो हमने कहा कि पहले वो मेथड्स बनाते हैं जो नेचुरल होते हैं, जिसके लिए अगर एक कपल उसको ध्यान रखे तो बच्चा ना होने की संभावना बहुत ज्यादा हो सकती है, ठीक है। वे ज्यादा बच्चे नहीं कर सकते, फैमिली में फादर के ऊपर लोड पड़ता है, फैमिली में सारी चीजें, अगर 100 रुपए कमा रहे हो,
एक बच्चा है तो आप उसको इजीली फीड कर पाओगे, लेकिन अगर 100 रुपए कमा रहे हो और 10 बच्चे हैं तो इजीली फीड नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए कुछ मेथड्स निकाले गए। मेथड्स में बेटा ऐसे ही तुम लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे स्कूल टीचर ने कुछ भी पढ़ाया और तुमने कहीं पर कुछ भी पढ़ा तो मेथड 6 के 6 लिखना, ठीक है। कई लोग 5 में इसको इंक्लूड कर देते, तुम 6 लिखना, ठीक है। तो पहले थे बेटा नेचुरल मेथड, दूसरा था बैरियर मेथड, तीसरा होता है इंटर यूटराइन मेथड, चौथा होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, पांचवा होता है इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स, एंड छठा होता है स्टरलाइजेशन और सर्जिकल मेथड। तो टोटल हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड करा। सबसे पहले अगर हम बात करें नेचुरल यानी ट्रेडिशनल मेथड जो बहुत पहले से फॉलो होते आ रहे थे, तो उन मेथड्स के अंदर क्या कहा गया आइए एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। जब हम नेचुरल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा हमें क्या करना है, हमें फॉलो करवाना है पीरियोडिक एब्सिटेंस। इसका क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। देख लीजिए, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे चलता है बेटा, 1 तारीख से शुरू होता है और 28 तारीख तक रहता है, ठीक है। 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, फिर 28 के बाद दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे आप सबको पता है कि ऑन 14th डे ओवुलेशन होगा। अब 14th डे पे ओवुलेशन होगा बेटा, तो यानी इसका मतलब सिंपल है समझना कि जरूरी नहीं है 14 से कभी मान लीजिए 13th डे में हो जाए। 14 बिल्कुल मिड में करती हूँ ये, ठीक है। मान लीजिए 13th डे पे हो जाए, है ना, मान लीजिए 12th डे पे हो जाए, मान लीजिए 11th डे पे हो जाए, मान लीजिए 10वें दिन पे हो जाए, ठीक है। तो ऐसा इतना जल्दी होता नहीं है, 10 से होगा नहीं बेटा, लेकिन स्टिल तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे अगर मान लीजिए 14th डे पे ओवुलेशन हो गया, ठीक है। अब 14th डे पे अगर ओवुलेशन हो गया बेटा, तो अगर इस टाइम पे फीमेल की बॉडी में स्पर्म आएगा तो 100% फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, होगा। होगा तो कंसीविंग भी होगी, कंसीविंग होगी तो बच्चा बनेगा। तो यानी यहां से कब तक रहता है मेंस्ट्रुअल पीरियड, मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया 14 डे पे आ गया, 7 दिन तक रहे। जो फर्टिलाइजेशन का पीरियड होता है वो कैसे 3 दिन तक वेट करेगा, 3 दिन के बाद फिर वो फर्टिलाइज करके कंसीव करना शुरू कर देगा। तो यानी 15th डे, 16, 17 ये क्रिटिकल डेज है क्योंकि 3 दिन के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। 14 डे पे रिलीज हुआ, 3 दिन तक ओवा वेट करेगा कि भाई मुझे कुछ मिल जाए, स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन हो जाए। कभी कभी 4 दिन भी रुकता है, कभी कभी 5 दिन भी रुकता है, ठीक है, लेकिन 3 से 4 दिन हम मानते ही मानते हैं। तो यानी ये वाला जो पीरियड है, अगर इस पीरियड में 10 से लेके 17 अगर हम मान ले तो ये कैसा पीरियड है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल पीरियड है। अगर इस पीरियड में स्पर्म आया फीमेल की बॉडी में तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस आफ्टर 14 तो पक्का है ना, लेकिन इससे पहले भी हो सकता है क्योंकि कभी 13 डे पे श्रग आना शुरू हो जाता है, है ना, तो हो सकता है कि वो पहले ही फर्टिलाइजेशन कर ले। इसीलिए हमेशा पीरियोडिक, अगर इसमें हम बात करेंगे पीरियोडिक एब्सिडेंस के अंदर, तो बेटा 10 से लेके 15 जो होता है ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है, जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होने की संभावना ज्यादा है। तो ऐसे टाइम पे फीमेल की बॉडी में स्पर्म नहीं आना चाहिए, समझे, ठीक है। ये फर्टाइल पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्टाइल पीरियड। लेकिन अगर किसी को प्रेगनेंसी करनी है कि भैया बच्चा चाहिए तो दिस इज द बेस्ट टाइम, ठीक है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर यही सलाह देता है कि ये जो टाइम है ये आपका फर्टाइल पीरियड है, आप इस टाइम पे जरूर ट्राई कीजिए, आपको बच्चा होगा ही, है ना, जो इनफर्टाइल कपल होता है। सेकेंड मेथड होता है विड्रॉल और द क्वाइटस इंटरप्रेटस, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है विड्रॉल। जब मेल इज अबाउट टू इजैकुएट इट्स स्पर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी और फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट, मेल को पता है कि भाई अभी क्या स्पर्म जो है वो जैक आउट होने वाला है, तो वो इजैक आउट होने से पहले ही पेनिस को विड्रॉ कर ले ताकि फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म्स ना जाए। ये नेचुरल मेथड से, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगना है, इसके अंदर कोई सर्जरी नहीं करानी है, कोई दवाई नहीं खानी है, कुछ नहीं करना है, और आप बच्चे को बनने से यानी प्रेगनेंसी और कंसीविंग को रोक सकते हो, ठीक है। विड्रॉल मेथड, इससे पहले कि स्पर्म अंदर जाए उससे पहले पेनिस को बाहर इजैकुएट कर लिया जाए। थर्ड मेथड जो है जो सेफेस्ट मेथड के अंदर है, जिसमें कोई दवाई नहीं खानी, कुछ नहीं करना, इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया कब होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी, नॉट प्रेगनेंसी, डिलीवरी लिखेंगे। डिलीवरी के बाद बेटा क्या होता है, जो बेबी होता है वो तो आ जाता है। अब मदर को ना मिनिमम 6 मंथ तक बच्चे को
मिल्क पिलाना होता है, ठीक है, क्योंकि भाई वो रिच होता है इन कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल में रिच होगा तो उसके पास बहुत सारा प्रोटीन होंगे, एंटीबॉडीज होंगी, है ना, तो इसको बहुत जरूरी है कि ये मिल्क पिलाए। अब ड्यूरिंग दैट पीरियड जब मदर मिल्क पिला रही होती है, बच्चे को फीड कर रही होती है, इस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होगा। अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो ही नहीं रहा, मतलब क्या है? मतलब है ओवुलेशन नहीं हो रहा, यानी जो 14th डे पे यहाँ पे एग को रिलीज हो जाना चाहिए था, नॉट एग नहीं बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte जो होता है, ये तो पता होगा ना बेटा, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एग बनता है, फर्टिलाइजेशन से पहले रिलीज कभी भी एग नहीं होता, रिलीज हमेशा सेकेंडरी oocyte होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte जब स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तब जाके वो एग या ओवा कहलाता है। तो यानी यहाँ पर बेटा क्या हुआ? सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। अब इस टाइम पे सेकेंडरी oocyte, सोचो उसके 6 महीने तक उसके बॉडी में ओवुलेशन हो ही नहीं रहा है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है। तो बेटा अगर ओवुलेशन ही नहीं होगा तो क्या उसकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन होने की कोई संभावना है? मतलब ही नहीं उठता। कैसे होगा? जब वो एग ही नहीं आया तो स्पर्म आ भी गया तो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर लेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। So these are the 3 methods or the safest method which can be used by everyone जो भी reproductive stage में होता है। First is periodic abstinence, fertile period के अंदर किसी भी तरीके का intercourse नहीं होना चाहिए। Second is the withdrawal or the coitus interruptus, मतलब जब पता है कि भाई स्पर्म रिलीज होने वाले हैं उससे पहले ही पेनिस को इजैकुएट कर लिया जाए। एंड थर्ड इज नथिंग बट द लैक्टेशनल एमेनोरिया, मीन्स जब मदर आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ्स के लिए बच्चे को फीड करती है तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है, मीन्स ओवुलेशन नहीं होता। तो दिस इज द सेफेस्ट टाइम, इस टाइम पे प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपके नेचुरल मेथड्स, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे। अब भाई अगर मान लीजिए ये तो भाई ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत पहले से पता है। दूसरा मेथड होता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब है यहाँ पे कि मान लीजिए कि हम कुछ ऐसा करें, कोई ऐसी चीज प्लेस कर दें जो कि अगर मान भी लीजिए कि किसी कारणवश स्पर्म रिलीज हो भी गया, देखो एग तो फीमेल की बॉडी से बाहर नहीं जा सकता, है ना, मेल से ही स्पर्म आना है, तो क्यों ना पेनिस को कवर कर दे। पेनिस को कवर करने के लिए यहाँ पर जो यूज होता है विच इज कॉल्ड कॉन्डोम। कॉन्डोम एक तरीके की लेटेस की शीट होती है, प्लास्टिक होता है, जो कि आपको यहाँ पर ऊपर दिखाया हुआ है, ये डायग्राम है, दिस इज मेल कॉन्डोम। तो ये शीट होती है बेटा, लेटेस की शीट होती है। ये जो शीट होती है ये पेनिस के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन कर देती है, जिसकी वजह से जो स्पर्म्स इजैकुएट होते हैं वो इस शीट के अंदर होते हैं और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं जा सकते। तो यूज ऑफ कॉन्डोम इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से तो बचाता है और साथ साथ में सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज से भी बचाता है। तो दिस इज रियली गुड थिंग, जो कि आज के टाइम पे सबको एजुकेट किया जा रहा है कि इसको यूज करना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहता है, फर्टिलाइजेशन को बचाता है। सेम इसी तरीके की कॉन्डोम्स फीमेल के अंदर भी यूज होती है, इनमें ओपनिंग दोनों तरफ से होगी, तो इसको वजाइना से डाला जाता है, वजाइना से इंसर्ट करा जाएगा और सर्विक्स तक इंसर्ट कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यानी यूट्रस तक जाएंगे ही नहीं, जब वो वहां नहीं जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। एंड द सेकंड मेथड इज द डायफ्राम्स एंड द सर्वाइकल कैप्स। डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप्स पे कुछ डिवाइस होती हैं जो कि यूज की जाती हैं बाय द फीमेल्स, जिससे प्रेगनेंसी रोकी जा सके, बट दीज आर नॉट यूजर फ्रेंडली, इसलिए इनका यूज कम होता है क्योंकि ये बैरियर मेथड फीमेल के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये इसके अंदर नहीं है बेटा, ये आगे वाले डायग्राम में, ठीक है, आगे वाले पार्ट। अब तीसरा मेथड हमारे पास है आईयूडीज। आईयूडीज का मतलब होता है इंट्रा, नाम से पता चलेगा बेटा, इंट्रा यूटराइन डिवाइस, ठीक है। भाई हम क्या करेंगे, इंट्रा यूटराइन डिवाइस यूज कर लेते हैं इस बार। तो डिवाइस का क्या मतलब है यहाँ पर कि कोई ऐसी चीज, जो चीज अगर हम बॉडी के अंदर डालें तो वो डालने से पेशेंट के बॉडी में प्रेगनेंसी को रोका जा सके, जब तक वो चाहता है तब तक। वो चाहता है भाई मेरे को शादी के 3 साल 4 साल बच्चा नहीं चाहिए, तो विदाउट एनी वो सोच के टेंशन के, विदाउट एनी टेंशन वो इसको ले सकता है।
कोई ऐसा जो कहता है नहीं मुझे अभी चिल्ड्रंस के बीच में गैप चाहिए, मेरा एक बच्चा अभी 3 साल का है, दूसरा बच्चा मैं 3 साल बाद प्लान करूंगा, है ना, मेरा बच्चा 1 साल का है, मैं दूसरा बच्चा 3 साल बाद प्लान करूंगा या और 4 साल बाद प्लान करूंगा, 3 years इज द बेस्ट गैप, उसके बाद बच्चा प्लान किया जा सकता है ना, ये प्रॉपर गैप होता है। तो उस केस के अंदर आप उसको आईयूडी सजेस्ट कर सकते हो, है ना। तो ये ऐसा मेथड है जिसमें लॉन्ग टर्म गैप चाहिए होता है, कि उनको गैप चाहिए, वो कह रहे नहीं अब मेरे को करना ही नहीं है बच्चा, लेकिन मैं कोई सर्जिकल प्रोसेस नहीं कराना चाहता, मैं कोई सर्जिकल चीज नहीं कराना चाहता, तो उस केस में फीमेल को ये सजेस्ट कर सकते हो। आयोडीज 3 तरीके की होती है, यानी इंट्रा मतलब होता है अंदर, यूट्राइन मतलब हम यूट्रस के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे। ये 3 तरीके की होती है। फर्स्ट होता है नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, दूसरी होती है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज एंड तीसरी होती है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। ठीक है, सबके काम थोड़े थोड़े अलग अलग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे नॉन मेडिकेटेड आयोडीज की। ठीक है, तो नॉन मेडिकेटेड जो आयोडीज होती हैं ये कैसी होती हैं बेटा, जैसे कि लिपस लूप होता है ना, ये सारी जो आयोडीज होती हैं इनसे किसी भी तरीके की मेडिसिन रिलीज नहीं होती, लेकिन जैसे ही स्पर्म बॉडी के कांटेक्ट में आता है ये फाइगोसाइटोसिस शुरू कर देती है, दे स्टार्ट डूइंग फाइगोसाइटोसिस। तो जैसे ही स्पर्म आया ये क्या करेंगे, ये यहाँ फटाफट से यहाँ से, कोई मेडिसिन नहीं है इनके अंदर, लेकिन ये क्या करेंगे स्पर्म को धीरे धीरे खाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से स्पर्म पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिवेंट, क्या कर सकते हैं हम, प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। इसका कॉमन एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर जो आता है वो होता है लिपस लूप। शॉर्ट में देता है लिपस लूप। ठीक है, इसका कॉमन एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दूसरी होती है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज कैसे काम करती हैं, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज जो होती है ये क्या करते हैं, जैसे आप पेशेंट के बॉडी के अंदर इसे प्लेस करोगे बेटा, ये क्या करेंगे कॉपर रिलीज करना शुरू कर देंगे। कॉपर के रिलीज करती हैं ये आयंस। ठीक है, जैसे ये कॉपर के आयंस रिलीज होना शुरू होंगे फीमेल की बॉडी के अंदर, ये क्या करते हैं स्पर्म की मोटालिटी को कम कर देते हैं। ठीक है, रिड्यूसेस स्पर्म मोटालिटी, स्पर्म की मोटालिटी को रिड्यूस कर देंगे। अब जब स्पर्म मोटाइल ही नहीं रहेगा तो भाई वो ट्रैवल कैसे करेगा, है ना, और जब वो ट्रैवल नहीं करेगा तो क्या करेगा, रिड्यूस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, रिड्यूस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। ठीक है बेटा, तो भाई क्या करो स्पर्म को, उसका मोटाइल जो होता है, जितना उसकी मोटिलिटी है, घूमने की ताकत जो है उसको खत्म कर दो। जैसे ही वो खत्म हुए वो फर्टिलाइजेशन भी नहीं कर पाएगा, तो ये कौन करते हैं कॉपर रिलीजिंग आयोडीज करते हैं। तीसरी होती है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। अब ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या करेंगे, स्पर्म आया, ठीक है, एंटर करा बेटा बॉडी के अंदर, जैसे स्पर्म एंटर करता है ये यूट्रस को क्या करती है, इतना इनकम्पैटिबल बना देंगी, इतना ज्यादा अनसुटेबल बना देंगे कि भैया फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो इट मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन हो भी गया, कोई दिक्कत नहीं है भैया, 3 दिन तक फर्टिलाइजेशन तो हो ही जाता है, लेकिन 3 दिन के बाद ही तो जाके वो अटैच होता है यूट्रस से। जब तक वो यूट्रस से अटैच नहीं होगा तब तक आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई प्रेगनेंसी हुई है ना, हो सकता है अभी प्रेगनेंसी हुई ना। तो हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, जो यूट्रस होता है उसके एनवायरमेंट को ऐसा कर देंगे कि वो चाह कर भी इम्प्लांटेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, और मान भी लीजिए ये इस तरीके से काम नहीं करता है, तो दूसरा क्या चीज है जो हम इसके अंदर कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देंगे टू दी स्पर्म और फॉर दी स्पर्म। सर्विक्स हॉस्टाइल दी स्पर्म, मतलब जैसे स्पर्म सर्विक्स के अंदर एंट्री करे बंदी बना लो,
जाने ही मत दो यूट्रस तक, फैलोपियन ट्यूब तक जाने ही मत दो। 3 तरीके हैं, समझो बेटा, वापस से रिवाइज कराएं क्योंकि आयोडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीज के अंदर, आयोडीज को हम कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस 3 तरीके की होती है। पहली होती है नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, दूसरी होती है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज एंड तीसरी होती है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। ठीक है, दीज आयोडीज में अगर आप मान लीजिए आपने नॉन मेडिकेटेड की बात की, तो नॉन मेडिकेटेड क्या करेंगे, किसी भी तरीके का कोई चीज ऐसी रिलीज नहीं करेंगे जिससे कोई नुकसान हो या कोई चीज रिलीज हो रही हो, सीधे सीधे जैसे स्पर्म आएंगे उनको फाइगोसाइटोसिस कर देंगे। फाइगोसाइटोसिस का मतलब होता है एनगल्फ करना, उसको एनगल्फ कर लेंगे। देन वी हैव कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज क्या करती है बेटा, ये कॉपर रिलीज करेंगी, रिड्यूस करेंगे स्पर्म मोटालिटीज को। ठीक है, स्पर्म मोटालिटी बेटा ये कम करेंगी, और जब ये स्पर्म मोटालिटी कम करेंगे, जैसे कि कॉपर टी हो गया, कॉपर U7 हो गया, मल्टी लोड 370 हो गया, चाहो तो एग्जाम्पल लिख लो, दूसरे कलर से लिखवा देती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल में कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, है ना, मल्टी लोड 375 हो गया, ये सारी चीजें जो है ये क्या करेंगे, स्पर्म की मोटालिटी को रिड्यूस कर देंगे। जब स्पर्म की मोटालिटी रिड्यूस हो जाएगी तो उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी और वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, किसी भी तरीके का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। देन वी हैव अनदर थिंग इज, जो हमारे पास है वो है हमारे पास हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो होती है, इसके अंदर सिंपल स्पर्म ने एंट्री मारी, आप यूट्रस को इतना अनसुटेबल बना दो कि वो इम्प्लांटेशन कर ही ना, इधर आ जाती हूँ मैं, तुम्हें यहाँ से तो दिख जाएगा, कि वो इम्प्लांटेशन कर ही ना पाए। जब वो इम्प्लांटेशन नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, हॉस्टाइल कर, या फिर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, यूट्रस पे जाके अटैच होने को इम्प्लांटेशन कहते हैं, इम्प्लांटेशन हुआ ही नहीं तो भाई बच्चा नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, फर्टिलाइजेशन हुआ है, टेस्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होगा, कंसीविंग नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन कंसीविंग तो अलग अलग चीजें होती हैं। फिर अगर मान लो ये भी नहीं हुआ तो दूसरा किस तरीके से काम कर सकता है, देखो वजाइना से जाते हैं स्पर्म सर्विक्स के अंदर, सर्विक्स के अंदर पहुंचे, सर्विक्स को ऐसा कर दो कि वो स्पर्म को वही पकड़ ले, हॉस्टाइल कर ले। जैसे वो स्पर्म को हॉस्टाइल करके रखेगा तो स्पर्म ऊपर यूट्रस तक नहीं जाएंगे, यूट्रस तक नहीं जाएंगे तो फेलोपियन ट्यूब तक नहीं जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब में नहीं जाएंगे तो एम्पुला में जो एग वेट कर रहा है उसको स्पर्म भी लेगा नहीं और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नोट कर लो, ठीक है, बस ऐसे प्यार 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 से याद रखो, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है, तो IUDs आर बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाले आयोडीज होते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरी चीज, मान लीजिए भाई फीमेल कहती है नहीं नहीं मैं नहीं कोई डिवाइस अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करा रही हूँ, मैं नहीं करा रही कॉपर टी और ये और वो मल्टी लोड, मेरे को नहीं कराना, तुम मुझे वो डायरेक्टली गोली दे दो। ठीक है, क्योंकि यार थोड़ा देखो डर तो लगता ही है ना, तो स्वाभाविक सा डर है, इतना तो लगेगा। ठीक है, तो आप पेशेंट को बोलोगे ठीक है हम आपको दवाई देंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देंगे, आपको इन्हें खाना है, आप इन्हें खाओगे और आपको बच्चा नहीं होगा। कुछ पिल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की इमरजेंसी पिल्स होती है और कुछ रेगुलरली बेस्ड पिल होती है। अब मान लीजिए आपके पास पेशेंट है, पेशेंट कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे 3 साल तक बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, मैं नौकरी करती हूँ, या मेरा एक और बच्चा है अभी जस्ट हुआ, मुझे 3 साल तक बच्चा नहीं चाहिए, कोई चांस नहीं चाहिए कि फर्टिलाइजेशन हो। तो आप उसको बोलोगे ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आपको आयोडीज लगा लीजिए। वो कहेगा नहीं नहीं मुझे आयोडीज नहीं लगवानी, तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है आपको आयोडीज नहीं लगानी, तो आप एक काम कीजिए 3 साल तक ये जो मैं आपको टैबलेट दे रहा हूँ, ये टैबलेट आपको 3 साल तक खानी है। ठीक है, लगातार खानी है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि जब आपको लगे कि फर्टिलाइजेशन होने वाला है तब आप इमरजेंसी पिल्स के नाम पे आप ये खा सकते हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर आती है पिल्स। तो ये कैसे होती है, ये बेटा या तो आप टैबलेट्स के फॉर्म में यूज करोगे इनको, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, पिल्स कहते हैं कि भैया पिल्स ले ली उसका कॉन्ट्रासेप्शन हो गया। अब जो पिल्स होती है, ये पिल्स का बेटा तरीका क्या होता है लेने का, ये मैं तुम्हें समझाती हूँ। ठीक है, फिर से चलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ। कब से शुरू होगा, 1 तारीख से, कब तक चलेगा, 28 तारीख तक। ठीक है, 28 के बाद शुरू हो जाएगा नया महीना, यहां से शुरू हो गया 30 तारीख, सॉरी 29, और 29 के बाद शुरू हो जाएगी 30, तो 29 को न्यू मंथ शुरू हो जाएगा, न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा। ठीक है,
अब बेटा 1 तारीख को आपको उसको बोलना है, यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तुम्हें लग रहा है मैं 28 तक पहुंच पाऊंगी? 11 12 13, बहुत ज्यादा गैप दे दिया, 14 15 16 17 18 19 20 21 22, गड़बड़ हो गई है ना, थोड़ा सा कोई बात नहीं, यूटिलाइज करते हैं। मैं डस्टर ढूंढ रही थी अभी, मुझे लगा डस्टर से मिटाना है कि इसको यहां से करते हैं बेटा। दोबारा बना लूं क्या? दोबारा बनाती हूँ फ्रंट से, साफ सुथरा। यहां से आ रहा है कैमरे में? हाँ ठीक है, ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा इसलिए बनाएंगे क्योंकि कई बच्चों को समझ नहीं आता है और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बहुत प्यार से अच्छे समझा दूं ताकि आप इसको समझ पाओ। एक बार समझ लिया ना, फिर तो दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इसको। फिर से मैंने पास कर दिया। फोर 25 26, ठीक है, कोई बात नहीं, इमेजिन कर लो 2 और है उधर की तरफ, ठीक है, मैंने यहाँ पे ज्यादा गैप ले लिया था, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन आप इमेजिन कर लो। अब देखो बेटा, आपको अपने पेशेंट को बोलना है, अगर रेगुलर ले रही, 2 कंडीशन है, ठीक है, अगर रेगुलर ले रही है तो आप उसको बोलोगे कि भाई आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डेज, ठीक है, फर्स्ट 5 डेज से इसको शुरू करना है, क्योंकि ब्लीडिंग फेज जो होता है वो यहाँ लास्ट से शुरू होता है और यहाँ तक रहता है, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन दी फीमेल की, उस फीमेल का मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी ब्लीडिंग पीरियड जो है वो कब खत्म हो रहा है, मान लीजिए 4 तारीख को खत्म हो गया, 4 तारीख से शुरू कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 को खत्म हो गया, 3 को शुरू कर ले, 5 को खत्म हुआ है, 5 को शुरू कर ले, 2 को खत्म हो गया, 2 को कर ले, 29 को खत्म हुआ है, 29 को शुरू कर ले। उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डेज, विद इन फर्स्ट 5 डेज उसको पिल्स लेनी शुरू करनी है, ठीक है। मान लेते हैं उसने 5वें दिन पे पिल्स लेनी शुरू करी, ठीक है, फर्स्ट 5 डेज, विद इन फर्स्ट 5 डेज, विद इन फर्स्ट 5 डेज, ठीक है बेटा, विद इन फर्स्ट 5 डेज में उसने लेनी शुरू करी। अब ये जाएगी बेटा कहां तक? 5 है ना, देखो अब 5 से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो 21 कहां पड़ रहा है? 25 तारीख पे। 21 दिन तक उसको दवाई लेनी है, 21 दिन तक वो डेज तक मेडिसिन खाएगी। फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से शुरू करेगी और जहां पर 21 डे आएगा वहां तक वो पिल्स खाएगी। वंस 21 डेज आर कंप्लीटेड, अब वो गैप करेगी 7 डेज का, तो वो 7 डेज कौन से होंगे? 21 पे आया था हमारा, 22 23 24 25 पे है ना, 26 27 ऊपर लिख देती हूँ, 26 27 20 26 27 28 29 30 1 और 2 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 2 तारीख तक का उसे गैप करना होगा, ये रहेगा उसका 7 डेज का ब्रेक पीरियड, 7 डेज ऑफ ब्रेक, ठीक है। इन दिनों उसको दवाई नहीं खानी है। अब क्योंकि उसका 7 दिन खत्म हो गया, पीरियड्स उसके खत्म हो गए, ठीक है, 2 तारीख को, अब 2 तारीख के बाद वो वापस शुरू कर सकती है बेटा, तो 2 तारीख के बाद वो यहाँ से फिर से शुरू करेगी, फिर से 21 दिन लगा लो, 2 तारीख को उससे टैबलेट लेनी शुरू करे इस बार, तो 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 तारीख तक, ठीक है। तो ये आपको अपने पेशेंट को समझाना है कि आपको 21 दिन के लिए गोली लेनी है, 21 दिन में फर्स्ट 5 डेज से आप शुरू करेंगे और 21 दिन तक खाएंगे, 21 दिन के बाद 7 दिन का गैप करेंगे।
So this is how oral contraceptives are taken. Oral contraceptive इस तरीके से ली जाती है. वापस आइए. Naked pills have to be taken daily for the period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of the menstrual cycle, gap of 7 days during which menstrual cycle occur. It has to be repeated in the same way. ठीक है बेटे, समझ आ गया एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों. देखो यार, मैं तुम्हें देख नहीं पा रही, मुझे पता नहीं है तुम कौन से बैच के हो. तुम सीबीएसई हो, तुम आईसीएसई हो, तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, तुम बोर्ड के बच्चे हो, तुम नीट की मतलब तुम कुछ भी नीट की तैयारी में भी सीबीएसई कोई भी हो. बेटा मैं सिर्फ अपनी तरफ से आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ. अगर थोड़ा सा वैसा रहता है कि हम आपको देख पाए तो ऑब्वियसली बात है कनेक्शन ज्यादा बनता है, बट प्लीज कोशिश कीजिएगा मेरे साथ कनेक्ट करने की. वंस आप एक बार कनेक्टेड फील करोगे ना, आपको लगेगा कि मैम आपके लिए एफर्ट डाल रही है, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट डालती हूँ पढ़ाते हुए. तो अगर आपको लगेगा कि मैम मेरे लिए एफर्ट डाले तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन बनेगा. मेरी एनर्जी कैमरे के थ्रू आप तक ट्रांसफर हो. ठीक है, और मेरी ब्लेसिंग्स होंगी ये आपको, जो कि नॉलेज के फॉर्म में निकलेंगे. इनहिबिट द ओवुलेशन. अब ये करेगा क्या? मुझे 14 डे में पता है कि भाई ओवुलेशन होने वाला है, तो अगर इसको लगातार खाते रहेंगे तो लगातार खाते टाइम पे ये ओवुलेशन नहीं होने देगी. और जब ओवुलेशन ही नहीं होने देगा तो क्या होगा? ये सब तो होगा ही नहीं, चांसेस ही नहीं है फर्टिलाइजेशन के, है ना. देयर इज नो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. देन बेटा सहेली इज द कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कि गवर्नमेंट ने निकाली थी. गवर्नमेंट ने कहा था भाई कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, इसका नाम होता है सहेली. ठीक है, ये कैसी है? नॉन स्टेरॉइडल होती है और इसे वंस अ वीक लिया जाता है. ठीक है, इसमें स्टेरॉइड्स वगैरह कुछ नहीं है, कोई स्टेरॉइडल प्रिपरेशन नहीं होती है इसकी, क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं. फीमेल हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं. तो ये कुछ नहीं है. इसको कैसे लेना है? वंस अ वीक लिया जाता है. ठीक है, विदाउट एनी कोई बहुत ज्यादा इसका नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको लेने पे कि कोई ऐसा, कई लोगों को लगता हो कि इनफर्टिलिटी तो नहीं हो जाएगी, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होगी. ऐसा कुछ नहीं होता इस केस के अंदर. ठीक है बेटा जी, आगे बढ़ते हैं. अब समझ आया? अब होते हैं इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स. कुछ ऐसे इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं बॉडी के अंदर जिससे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं. ठीक है, तो इम्प्लांट्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इम्प्लांट की जाती हैं. ठीक है, बट इनको जनरली यूज नहीं किया जाता है. और इसमें जो कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं वो प्रोजेस्टेरॉन्स का यूज करते हैं. प्रोजेस्टेरॉन्स का यूज करते हैं हम कॉम्बिनेशन. स्पेलिंग ठीक है, PROGESTO है वो. जन्स लिख लो, चलो जन्स क्लियर रहता है. जन्स. ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन क्या यूज होता है बेटा? कॉम्बिनेशन यूज होता है. कॉम्बिनेशन यूज होता है. ठीक है, इस केस के अंदर तो इम्प्लांट्स होते हैं, इंजेक्टेबल होते हैं, बट ये ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है. इनको बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये अंडर स्किन डाला जाता है. कहाँ इम्प्लांट है ना बेटा, तो कहाँ डाला जाता है? अंडर स्किन डाला जाता है. तो फीमेल्स कंफर्टेबल महसूस नहीं करती इस केस के अंदर, इसीलिए इनको ज्यादा प्रायोरिटी, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी. ठीक है, और ये काम सेम तरीके से करेंगे जैसा पिल्स काम करती है ना. तो वो ऐसे लिख लो, वर्क इन सेम वे एज पिल्स. बस ज्यादा नहीं लिखना है इसमें. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी यूज नहीं करते. नेक्स्ट बेटा, ओके, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज, अब मान लीजिए कि भाई परमानेंट करना है. परमानेंट बच्चा चाहिए ही नहीं, कोई चांस ही नहीं चाहिए. ठीक है, कि बच्चा हो, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे? उस केस के अंदर परमानेंट स्टरलाइजेशन कर देंगे. तो स्टरलाइजेशन सर्जिकल मेथड होता है, स्टरलाइजेशन मेथड होता है. ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो वर्ड इन्होंने लिख दिया स्क्रोटम ट्यूबेक्टोमी एंड स्टरलाइजेशन. बेसिकली होता क्या है स्टरलाइजेशन? यहाँ पर आइए, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है? तो कितना भी डार्क कर लो उसमें दिखता ही नहीं. ठीक है, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ब्लैक कलर लेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि आपको दिखे. ये टेस्टिस है बेटा. टेस्टिस के अंदर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, सॉरी गैमेटोजेनेसिस होगा. यहाँ पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा. स्पर्म्स जो होंगे वो यहाँ से डायरेक्टली ट्रैवल करेंगे इनटू दी वासा रेक्टा. ठीक है, भाई यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? वासा रेक्टा में जा रहे हैं. अब वासा रेक्टा को ही अगर हम कट कर दें, यहाँ से वासा रेक्टा को कट कर दें
और ऐसे करके घुमा के टाई कर दें इधर की तरफ और इधर की तरफ, तो क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस तो हो रहा है ना। तो इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस तो हो रहा है बेटा। अब गैमेटोजेनेसिस हो रहा है लेकिन स्पर्म जो है वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे, कहां पर बेटा, यहाँ वासा रेक्टा से सेमिनिफेरस टिब्यूल तक, सॉरी समाइनल वेसिकल तक नहीं जा पा रहे, तो नीचे नहीं जाएंगे। इसका मतलब ना तो कोई ऐसी चीज हुई कि बॉडी को हार्म करा ना कुछ करा, बस पैसेज को ब्लॉक कर दिया, बीच का जो पैसेज था उसको खत्म कर दिया, तो फॉर्मेशन होगा स्पर्म का, यहां से इजैकुएट होके सीमन भी निकलेगा, जो कि क्योंकि सीमन जो लिक्विड है वो तो इनके द्वारा बनता है ना, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड के द्वारा, बल्बोरेक्टर ग्लैंड के द्वारा, तो ये इनके द्वारा बनेगा, तो यहाँ से सीमन तो इजैकुएट होगा लेकिन उसके अंदर स्पर्म्स नहीं होंगे क्योंकि स्पर्म का पैसेज रोक दिया। दिस इज कॉल्ड परमानेंट मेथड, एंड दिस मेथड क्योंकि इसमें हमने ट्यूब को बंद करा है तो हम इसे कहते हैं, दोनों के केस में हम इसे बोलते हैं, जो फीमेल होती है, फीमेल का ट्यूब को ट्यूब कहते हैं, लेकिन इसके ट्यूब को वेसेक्टोमी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहां पर हम वास डिफरेंस को कट कर रहे हैं। ठीक है बेटा जी, क्लियर? आगे बढ़ो। देखो, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक और जनरली फुल प्रूफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, लेकिन इसमें रिवर्सिबल मेथड नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं कि पेशेंट आए तुम्हारे पास बोले भाई साहब डॉक्टर साहब मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे प्लीज ना ये जरा मेरे ट्यूब वापस से जोड़ दीजिए, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप उसको रिवर्स कर पाओगे। ठीक है, so least side effect, yet this is the last option of the couple because it is a surgical process, it is almost reversible, ठीक है, irreversible, lack of sufficient facilities in many part of the countries, मिलता ही नहीं है, किसी को जाके बोल के अरे यार क्या करना है, आईओडीज लगवा लो तुम, क्योंकि लोगों को करनी नहीं आती है। यूज ऑफ मिसकॉन्सेप्शन दैट इट विल रिड्यूस सेक्सुअल अर्ज, लोगों को लगता है कि यार स्पर्म ब्लॉक हो जाएंगे तो सीमन जो होगा वो कैसा होगा, इजैकुएट होगा नहीं होगा, तो नॉलेज ना होने के कारण लोग इसको मिसइंटरप्रेटेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये कारण थे जिसके लिए लोग जो होते हैं वो इसकी तरफ ज्यादा नहीं जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो है वो है आपका ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी के अंदर कुछ नहीं करना है, जो ट्यूब से सेम जैसे कि यहाँ पर मेल में थी सेम ऐसे फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब में ये जो रीजन होता है इसको एम्पुलर रीजन कहते हैं, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्यूब को आपको कट कर देना है, इन द सेम वे लाइगेट करना है, सर्विक्स से स्पर्म, वजाइना से स्पर्म जाएंगे, सर्विक्स के पास पहुंचे, यूट्रस के पास पहुंचे, यूट्रस से गए फेलोपियन ट्यूब के बाद देखा रहे यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, और एग वेट कर रहा है यहाँ पे, हमको यहाँ पहुंचना है और रास्ता ही नहीं है, तो कैसे जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो ट्यूबेक्टोमी फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, देन वी कैन लाइगेट इट, लाइगेट का मतलब होता है बांधना, जोड़ना, सूचर करना, लाइगेट कर देंगे, और लाइगेट करने के बाद वो क्या करेगा, लाइगेट करने के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि एम्पुला में एग पड़ा है और यहाँ से स्पर्म जाएंगे ही नहीं। ठीक है बेटा, ओके। नाउ द अनदर थिंग इज एमटीपी। एमटीपी क्या होता है, एमटीपी को कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मान लीजिए किसी कारणवश ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए जिस कंडीशन के अंदर एक मिनट बेटा, मान लीजिए ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए जिस वजह से देखिए इंडिया के अंदर एमटीपी इलीगल नहीं है, बट देयर आर मेनी कंट्रीज जिनके अंदर इलीगल होती है एमटीपी। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और अगर क्लियर वर्ड में बात करें जो तुम और मैं जानते हैं, जो जनता जानती है, वो होता है एबॉर्शन। ठीक है, बच्चे को गिरा देना। एबॉर्शन जो है वो एक नॉर्मल टर्म है, इसको मेडिकल में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। ये किस किस केस में पॉसिबल है, मान लीजिए फीमेल नहीं चाहती कि उसको बच्चा चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी हो चुकी है, इन दैट केस। सेकेंड, रेप का केस था, कोई उसके साथ मिस हैपनिंग हो गई और वो प्रेग्नेंट हो गई, उस केस के अंदर उसको अलाउड है कि वो प्रेगनेंसी रोक सकती है। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ लेकिन वो चाहती नहीं थी फीमेल की उसको बच्चा हो, लेकिन हो गया, अब वो इस केस के अंदर भी मना कर सकती है कि भाई मुझे फर्टिलाइजेशन हो तो गया लेकिन मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तीसरा चौथा केस ये हो सकता है कोई जेनेटिक डिसऑर्डर पता चल जाए कि यार बच्चा जो है वो है तो
लेकिन ये ज्यादा लंबा जिएगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई जीन एब्सेंट है, कोई म्यूटेशन हो गया है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, तो ऐसे में बच्चा पैदा नहीं करके उसकी जिंदगी खराब करना ज्यादा मतलब ठीक नहीं है, ठीक है। तो उस केस के अंदर फीमेल के पास ये चॉइस होती है। इस पूरी दुनिया के अंदर अभी भी 45 to 50 मिलियन एमटीपीज हर साल परफॉर्म्ड होती हैं, जिसमें से जो रेशियो बनता है वो रेशियो है 1/5 रेशियो। 1/5 का मतलब होता है अगर 5 लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं, 5 लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, कंसीव करती हैं, तो उसमें से एक जो होती है वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा देती है, टर्मिनेट करा देती है। बेटा कहती है हमको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, किसी भी कारणवश, हो सकता है उसकी मजबूरी हो, लेकिन वो कहती है मुझे नहीं चाहिए। तो एमटीपी का ये रेशियो चल रहा है। एमटीपी 1971 के अंदर लीगलाइज हुई थी, ठीक है। एमटीपी की अगर हम बात करें तो इस केस के अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे कि इसको सिर्फ 20 जो अलाउड है, अलाउड क्या है मतलब अप टू 12 वीक्स, एनसीईआरटी में अप टू 12 वीक्स मतलब 12 हफ्ते तक आप एमटीपी करा सकते हैं या अपने पेशेंट को बोल सकते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप सिर्फ 12 वीक्स तक जो होता है ये सेफेस्ट है, ये सेफ है बेटा। क्या कैसा है? सेफ है। यहाँ पे ना तो माँ की जान को खतरा है, बच्चे को तो है यार बच्चा तो मर गया, लेकिन माँ की जान को कोई खतरा नहीं होता इस केस में। लेकिन अगर आप इस केस में मान लीजिए कि 12 वीक से ऊपर जाते हैं, आप 26 वीक तक एमटीपी परफॉर्म करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, जो अभी न्यू न्यूज है उसके अकॉर्डिंग आप 26 वीक तक करा सकते हैं। लेकिन इस केस में ये सेफेस्ट पीरियड नहीं होता है, इट्स नॉट सेफ बेटा। तो इस केस के अंदर फिर आपके जो पेशेंट है, जो फीमेल है, जो मदर है, उसकी जान भी जा सकती है। तो अप टू 26 वीक तक अब अलाउड है, बट ये सेफ नहीं होता। सेफ कब तक होता है बेटा? अप टू 12 वीक्स तक इट्स सेफ, प्रेगनेंसी इजीली टर्मिनेट की जा सकती है। प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप किसी भी गए किसी के पास, हाँ जी मेरा अबॉर्शन कर दो हो जाएगा, नहीं। इस केस के अंदर मान लीजिए अगर 12 हफ्ते के बीच में आपने प्रेगनेंसी अडॉप्ट करवाई, ठीक है, अबॉर्शन कराया, तो इस केस में ओनली 1 डॉक्टर इज रिक्वायर्ड, एक स्पेशलिस्ट की प्रेजेंस में ये हो सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको 26 वीक में या उसके बाद अगर आपको एमटीपी करानी, तो इन दिस केस यू नीड मोर देन 1 डॉक्टर, आपको एक से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। 1 और मोर देन 1 डॉक्टर आर रिक्वायर्ड, ठीक है, इस केस के अंदर। क्योंकि रिस्की है ना, ये एश्योर करना जरूरी है कि डॉक्टर जो इस टाइम पे फैसला ले रहा है उसमें 2 लोगों की कम से कम सहमति होनी जरूरी है, जिसे हम सेकेंड ओपिनियन के नाम से भी जानते हैं। ओके, देन उसके बाद आता है हमारे पास इन्फेक्शंस एंड एसटीआईज। एसटीआईज मींस सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीजेस। एसटीडीज जो होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीजेस के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये कैसी है बेटा? ये वो डिजीजेस होती है जो फैलती है ड्यूरिंग दी सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलने वाली डिजीजेस को एसटीडीज कहते हैं। इसमें एसटीडीज होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स या फिर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करना। ये जो 2 बीमारी, दो चीजें हैं, ये क्या करती है? एसटीडीज कॉज करती है। एसटीडीज के बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जो कि WHO और हमारे इंडिया के अंदर कही जाती है कि इसके बारे में बच्चों को या स्कूल में इसको पढ़ाया इसलिए जाता है ताकि इसके बारे में लोगों को पता चले कि ये बीमारियां कैसे फैलती हैं। एग्जाम्पल ऑफ अगर एसटीडीज की बात की जाए, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीजेस हैं, उसके अंदर ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर आपके साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, जेनाइटल हर्पिस होता है, क्लेमेंटाइटिस होता है, जेनाइटल वॉर्ट्स होते हैं, ट्राइकोमोनासिस है, हेपेटाइटिस बी है, एंड ऑफ कोर्स एचआईवी एड्स, ठीक है। एचआईवी इन्फेक्शन का नाम है, वेयरएज एड्स इज द डिजीज जो कि काफी टाइम बाद 5 से 10 साल के बाद होती है, ठीक है, 5 से 10 साल के बीच में होती है, ईयर्स लग जाते हैं इसको पहचानने में, ठीक है।
तो गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल वॉर्स, क्लेमेंडाइटिस, जेनिटल वॉर्स, ट्रैकोमोनेसिस, ये सारी बीमारियां जो होती हैं ये एक्सटर्नली अपीयर होती हैं। इनके जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, इचिंग होना, जेनिटल वॉर्ड्स और इसके अंदर गोनोरिया के अंदर जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर भी इसकी अपीयरेंस, फंगल लाइक अपीयरेंस होनी शुरू हो जाती है। इसमें इचिंग होगी, एबनॉर्मल वाटर निकलता है, बहुत सारी इस तरीके की चीजें होती हैं। फिर इनफर्टिलिटी कॉज होती है। फीमेल के अंदर जर्नली ये साइंस जो होते हैं वो काफी टाइम तक सबसाइड्स फॉर्म में रहते हैं, वो दिखते नहीं है। मेल के अंदर ये बहुत जल्दी अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। फीमेल के अंदर कई टाइम तक ये एसिम्प्टोमेटिक भी रहते हैं, मीन सिम्टम्स नहीं देते बट इन्फेक्शन हो चुका होता है। ठीक है, तो इससे बचा कैसे जा सकता है, प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो प्रिवेंशन है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर्स, जिसके बारे में आप नहीं जानते। हो सकता है वो मल्टीपल रिलेशंस में हो, मल्टीपल फिजिकल कांटेक्ट में हो, तो ऐसे लोगों के साथ अवॉइड करना चाहिए फिजिकल इंटीमेसी। ऑलवेज यूज कॉन्डोम और फिजिकल बैरियर्स ड्यूरिंग द क्वाइटस, क्वाइटस के टाइम पे हमेशा फिजिकल बैरियर्स को यूज करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इन केस ऑफ डाउट आप किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं कि इस केस के अंदर अब आगे क्या किया जाए। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एंड ऑफ कोर्स एचआईवी जैसी भयानक बीमारियां जो है वो तो है ही इसका पार्ट। क्वेश्चन आता है एसटीडीज कैसे फैलती हैं, तो कई लोग इसका आंसर कर देते हैं कि एसटीडीज जो होती है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल जाती है, ब्लड से फैल जाती है। एसटीडीज फैलती हैं जर्नली बेटा आपके बॉडी फ्लूइड के द्वारा, बॉडी फ्लूइड से फैलती है जनरली। ठीक है, अब एक जो प्रॉब्लम है दैट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी आजकल मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा कॉमन है। उसका रीजन होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस काम का स्ट्रेस है, सोसाइटी का स्ट्रेस है, फैमिली पालनी है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल काम होता है जिसकी वजह से मेल के अंदर, और फिर उनकी थोड़ी सी हैबिट्स, चाहे अल्कोहल हो या फिर स्मोकिंग हो, ड्रग्स हो, ये सारी चीजें जो है वो मेल के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज करती है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर एक टेक्निक का निर्माण किया गया जिसको हम कहते हैं एआरटी। एआरटी का मतलब होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक मीन्स ऐसे लोग जो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनके अंदर इनफर्टिलिटी किसी कारणवश आ चुकी है, तो उस केस के अंदर यस डॉक्टर उनको असिस्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, उनको कपल को प्रेग्नेंट होने में और आगे कंसीव करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके हमने बहुत सारे मोड्स बनाए हैं एआरटी के अंदर। तो एआरटी के अंदर जो आपके कॉमन मोड्स आते हैं वो होते हैं बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो अगर हम इन विट्रो की बात करें, फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है देखिए, आइए सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन कराना है। तो कैसे होगा टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन, देखिए अगर आपने यहाँ पर वर्ड को समझ लिया तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। आपको मेल का स्पर्म लेना है, फीमेल का एग लेना है, दोनों को बाहर एनवायरमेंट में फर्टिलाइज कराना है। फर्टिलाइज कराने के बाद आप इसको, फर्टिलाइज हो गया, क्या फॉर्म हो गया बेटा, जाइगोट। अब इस जाइगोट को आपको ट्रांसफर कराना है इनटू दी फीमेल। आप यहाँ पर फीमेल के ट्रैक में आप जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो जो होता है 8 ब्लास्टोमियर तक, अब 8 सेल तक इसके अंदर डाल सकते हो। तो आपने फर्टिलाइजेशन कहाँ कराया बेटा, बाहर कराया बॉडी के, और बॉडी के बाहर कराने के बाद आपने इसको ट्रांसफर कर दिया इनटू दी फीमेल। तो या तो आप जाइगोट ट्रांसफर कर दो या फिर आप अर्ली एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दो, अर्ली एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दो। अगर आप दोनों में से कोई भी चीज ट्रांसफर करते हो फीमेल की बॉडी के अंदर तो वो आएगा अंडर दी प्रॉपर्टी ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाई है, आपने बाहर फर्टिलाइजेशन कराया मेल और फीमेल गैमेट का, उसमें आपने जाइगोट उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कराया। देखिए जाइगोट ट्रांसफर होगा तो जाइगोट जाएगा हमेशा फेलोपियन ट्यूब में, याद रखना जाइगोट हमेशा फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है। वेयर इज अगर आप एम्ब्रियो ट्रांसफर कराओगे तो इसको यूट्रस के अंदर कराओगे।
ठीक है, देख लो एक बार। देन वी हैव अनदर वन इज द GIFT। GIFT का मतलब होता है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसके अंदर आप एम्ब्रियो ट्रांसफर करोगे और मोर देन 8 ब्लास्टोमियर आप ट्रांसफर करोगे, ठीक है, 8 से ज्यादा होना चाहिए ब्लास्टोमियर। तो इसे हम जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहते हैं, यानी कहां डाल रहे हो, फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल रहे हो, ठीक है। देन वी हैव IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर के अंदर बच्चा जो है वो 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा होगा तो आप बोलोगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, क्योंकि यूट्रस में तभी डाल सकते हो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि इम्प्लांट करने के लिए वो यूट्रस में जाता है, वेयर जाइगोट जो होता है वो पहले डिवाइड करेगा, ब्लास्टोमियर बनाएगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तब जाके वो एंटर करेगा कहां पे, यूट्रस के अंदर। देन वी हैव इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब है आपको इन विवो, विवो का मतलब होता है अंदर, यानी आपने फर्टिलाइजेशन तो करवाना है बट इनसाइड द फीमेल बॉडी, इनसाइड द फीमेल और विद इन फीमेल हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं, वो कराना है। इसके अंदर कई सारे टेक्निक है, जैसे कि GIFT गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कर सकते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शंस हम डाल सकते हैं। तो इसके अंदर हम यूज करेंगे ICS इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस, ठीक है, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो सिंपल कुछ नहीं करना है बेटा, एग लेना है इस केस के अंदर, एग लेना है, एग के अंदर क्या करना है, डायरेक्टली स्पर्म को इंसर्ट कर देना है, ठीक है, डायरेक्टली इसके अंदर डालना है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इजी मेथड होता है, एक सिंगल उसमें हो सकता है, ठीक है, ICSI आप कर सकते हैं। देन आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड मेथड में यू कैन ऑल्सो गो फॉर द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या, इस बार तुमने सिंगल एक एक सेल लिया था ना, एक स्पर्म लिया, एक एग लिया और डायरेक्टली जो तुम्हारा मिशन था फर्टिलाइजेशन को कराया। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आप क्या करोगे, फीमेल के बॉडी के अंदर ट्रांसफर करवाओगे, उल्टा लिखते हैं, स्पर्म्स आर ट्रांसफर इनटू दी फीमेल बॉडी, ठीक है, पूरे स्पर्म ट्रांसफर कराने विक्की डोनर टाइप। विक्की डोनर देखा था, विक्की डोनर में क्या था, वो अपना सीमेन जो था उसको एक कलेक्ट करता है, लैब में देता है, जो हॉस्पिटल थे उनको देता है, और वो यूज करते हैं उस स्पर्म्स को फीमेल्स के अंदर। तो वो डायरेक्टली डाल देते हैं, ये इस केस में होता है जिस केस के अंदर मेल इनफर्टाइल होता है, 2 लोग हैं मेल फीमेल ना, मेल जो है वो इनफर्टाइल है, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता स्पर्म, या उसका अमाउंट कम है, या हो सकता है कोई और रीजन हो, तो उस केस के अंदर हम डोनर का स्पर्म लेके फीमेल की बॉडी के अंदर डाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देन वी कैन ऑल्सो यूज इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है, तो यहाँ पर हम यूट्रस के अंदर डालेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं IUI इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, यूट्रस के अंदर डालेंगे, यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो अभी यहाँ पर देखो हमने डायरेक्टली एक सेल का सहारा लिया, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, स्पर्म इंजेक्ट कर रहे हैं लेकिन इनटू द फेलोपियन ट्यूब कर रहे हैं। यहाँ पर हम डायरेक्टली यूट्रस के अंदर डाल देंगे, यानी वजाइना में इंसर्ट करेंगे, ठीक है, वजाइना में इंसर्ट कर देंगे डायरेक्टली स्पर्म्स को, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। दोनों केसेस में डोनर मेल रहेगा और कंपैटिबल फीमेल होगी, ठीक है, जो भी फीमेल रिक्वायरमेंट होगी। बट इन दीज केसेस, जो ये वाले केसेस है, जैसे कि आप GIFT कर रहे हैं, आप IUT कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप डोनर के तौर पे फीमेल भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसी कंडीशन है। एक टर्म आता है सेरोगेसी। सेरोगेसी अब इंडिया के अंदर बैन हो चुका है, जस्ट अभी बैन हुआ है, इसलिए जब आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। आई गेस मुझे लगता है हार्डली 20 दिन हुए होंगे, 25 दिन हुए, अब सेरोगेसी बैन हो गया। सेरोगेसी के अंदर क्या होता है, उसे हम कहते हैं वूम ऑन रेंट। इसमें जो मेल होता है उसका स्पर्म होता है, लेकिन जो फीमेल होती है उसका यूट्रस नहीं होता। इसमें हम यूट्रस किसी और फीमेल का लेते हैं, यानी उस फीमेल को एग्री करते हैं, उससे बात करते हैं कि हम अपना स्पर्म आपके अंदर डालेंगे और आप हमारे बच्चे को, फर्टिलाइजेशन होगा, आप हमारे बच्चे को यूट्रस में 9 मंथ्स तक रखोगे और उसके बाद जब बच्चा हो जाएगा तो आप उसे हमें दे दोगे, ठीक है।
दिस इज कॉल्ड सेरोगेसी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गए थे इंडिया के अंदर, इसलिए फिलहाल के तौर पे इसे बैन कर दिया गया है। शायद हो सकता है आगे इन फ्यूचर खुल भी जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर बेटा टुडे, इजी चैप्टर है तो इसको प्लीज कर लीजिएगा, है ना। तो ये है नेक्स्ट स्लाइड, थैंक यू सो मच। और ऐसे पंच वाला है तो यस, है ना, हमने कर दिया, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए।